दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दिलेश देवांगन। फ्रेंड्स, आज से मेरे चैनल पर एक नई शुरुआत होने वाली है और इस चैनल पर आज एक अहम मुद्दे पर बहस होगी। आज का जो मुद्दा है उस पर बहस करने के लिए दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। ये हैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव जी और मंडल के बीजेपी की तरफ से मंडल के अध्यक्ष हैं पुरंजय मिश्रा जी। इन दोनों से हमारी बातचीत होगी और वो जो मुद्दा है उसे मैं आप लोगों के बीच में रख दे रहा हूँ। आज का जो मुद्दा है, खेतीबाड़ी काम का ये वक्त चल रहा है और खेतीबाड़ी काम कृषक करते हैं और आप सबको तो पता ही है कि देश में 80% तकरीबन कृषक रहते हैं जहाँ खेतीबाड़ी का काम होता है। ऐसे में पेट्रोल डीजल का जो कीमत है अभी हाल ही में एकाएक बढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ जो किसानों के बीच में आ रही समस्याओं का इस वक्त जो मुद्दा चल रहा है, इसी पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं डीडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं यादव जी के पास और उनसे पूछते हैं, आप हमें ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले आपने धरना प्रदर्शन किया था पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से। एक तरफ आप धरना प्रदर्शन करते हैं किसानों के हित में जो कार्य हो रहे हैं उसको लेकर के केंद्र सरकार के विरुद्ध, दूसरी तरफ आपकी राज्य में सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने वादा किया था किसानों को कि वो आने वाले दिनों में 25 रुपये की दर से धान की खरीदी करेंगे और उन्होंने खरीदने का वादा किया। 18 रुपये और कुछ पैसे से धान की खरीदी भी हुई और उन्होंने कहा था कि बोनस की राशि हम कुछ ही दिनों बाद दे देंगे। महज 25%। क्यों? अभी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। अनायास डीजल और पेट्रोल का दाम सेंट्रल सरकार ने बढ़ा दिया। विरोध इस बात का था कि जो विश्व स्तर पर डीजल और पेट्रोल के जो कच्चे तेल की दाम है वो कम है, उसके बाद भी हमारे देश में डीजल और पेट्रोल की दाम क्यों बढ़ाई गई, इसका ज़बरदस्त विरोध था। और पिछले चुनाव में भी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने घूम घूम के पूरे देश में कहा था कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी कि आपको 35 रुपये डीजल और पेट्रोल बेचने वाला सरकार चाहिए कि 70 रुपये वाला चाहिए। ये उन्होंने ज़बरदस्त कंपेनिंग किया था पूरे देश में और उनकी सरकार आई, सरकार उनकी रिपीट भी हुई। लेकिन आज स्थिति ये है कि बिना कारण के डीजल और पेट्रोल की दाम बढ़ाया गया। उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो पॉलिसी बनी थी डीजल और पेट्रोल की दाम बढ़ाने की मनमोहन सिंह सरकार के समय कि अगर विश्व स्तर पर कच्चे तेल की दाम में बढ़ोतरी होगी तो हमारे देश में डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ेंगे और वहाँ कम होंगे तो यहाँ भी कम कर दिए जाएंगे। मतलब ये फ्लेक्सिबल रेट रहेगा। लेकिन आज की परिवेश में, आज की जो स्थिति है, विश्व स्तर में जो रेट है कच्चे तेल की कम है और हमारे देश में उसको अधिक रेट में दिया जा रहा है। ये हम लोगों ने इसी का विरोध किया था और उसका प्रभाव हमारे किसानों पर पड़ता है क्योंकि डीजल से ही पूरी खेती आज के जो परिवेश है उसका असर किसानों पे पड़ रहा है, ये आपको बाखूबी पता है। लेकिन आपने किसानों के लिए कितना भला किया है? 25% महज। और अभी खेती बाड़ी का काम चल रहा है और ऐसे टाइम में कृषकों को पैसे की बहुत आवश्यकता होती है। जी, मैं आता हूँ उस बात पर। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि हम लोग जो 18 रुपये कुछ पैसे की जो देने की बात हुई खरीदी के समय, ये सेंट्रल सरकार के दबाव में हमको करना पड़ा। सेंट्रल सरकार ने कहा कि यदि आप 25 रुपया किलो धान खरीदोगे तो मैं आपका जो चावल है वो मैं नहीं लूँगा। तो हमें मजबूरन 18 रुपया कुछ पैसा खरीदना पड़ा और जो 25 रुपया। लेकिन आपने जब मैनिफेस्टो में आपने ये तो नहीं कहा था कि केंद्र सरकार हमें इजाजत देगी तभी हम खरीदेंगे 25 रुपए। आपने तो स्वयं के ताकत से ही आपने कहा था कि 25 रुपए की दर से हम खरीदी करेंगे। नहीं, हम स्वयं की ताकत में दे तो रहे हैं 25 रुपए। कहाँ हम दे रहे हैं? उसके लिए हमने किसान न्याय योजना पारित किया और हमने उसमें 6,000 करोड़ रुपए का बजट लाया और अब हम किस्त में दे रहे हैं। 4 किस्तों में हम दे रहे हैं। अभी फर्स्ट किस्त हम दे चुके हैं, सेकेंड किस्त हम 20 अगस्त को देंगे, उसके बाद हम फिर 2 अक्टूबर को देंगे। किसानों को हम किस्त वाइज किस्त दे रहे हैं। उसका कारण यह है कि किसानों को, जैसे अभी खेतीबाड़ी का टाइम है 20 अगस्त, अभी एक किस्त हमने दिया खेतीबाड़ी शुरू करने के लिए। सेकेंड किस्त जैसे उनकी खेतीबाड़ी रोपाओ वगैरह मान लीजिए कंप्लीट होगा उसके बाद हम 20 अगस्त को देंगे। तीसरी किस्त हम 2 अक्टूबर को देंगे, चौथे किस्त उसके बाद देंगे। लेकिन आपने पहले मेरे इंटरव्यू में आपने कहा कि मैं कृषक परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं। आपको पहले से भी पता होगा कि कृषक परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति को पूरा अंदाजा रहता है कि खेतीबाड़ी के बिगिनिंग टाइम पे कितना खर्च आता है। 25% से क्या उनका खर्च पूरा हो जाएगा?
नहीं नहीं, देखिए जो योजना है, योजना में हमें जो है, हमें 25 रुपये उनको पुरानी है, इस बात को आप वाकिफ़ हैं। और दूसरी आपको ये बात की जानकारी होगी कि हम लोगों ने सभी किसानों का पिछले समय ऋण भी माफ़ किया। हमने डबल फ़ायदा किया किसानों के लिए। हमने 25 रुपये किलो खरीदा भी, और जितने उपज के लिए उन लोगों ने ऋण लिया था सारे ऋण हमने माफ़ किया। किसानों को हमने काफ़ी तरक्की पहुंचाया, किसानों को हमने डबल फ़ायदा किया। और आज जो इस वर्ष की जो बात है, जो 25 रुपये जो देने की बात है, हम किस्त वाइज किस्त दे रहे हैं। उनकी आवश्यकता जैसे जैसे पहुंच रहा है हम उनको 25 रुपया देंगे, हमारा वादा है और हम वादा को पूरा करेंगे। जी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ और मैं सीधे चलूँगा मंडल अध्यक्ष पुरंजय मिश्रा जी के पास, और मैं आपसे ये पूछूंगा, आप एक तरफ पूरे केंद्र में 20 लाख करोड़ रुपए का बजट देते हैं, अभी कोरोना महामारी का वक्त चल रहा है जिसमें आम जनता के हित के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का बजट आप देते हैं, और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमत सीधे 10 रुपये तकरीबन बढ़ा देते हैं, क्यों? देखिए, डीजल पेट्रोल का कीमत का जो बात है ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर निर्धारित है, और उसमें जो विषय आता है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो अभी डीजल का रेट चल रहा है लगभग 25 से 27 रुपये लीटर का चलता है, यहाँ आकर के पड़ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वैट टैक्स है वो 15 से 16 रुपये का पड़ता है। राज्य सरकार का जो वैट टैक्स है 31 से 32 रुपये का पड़ता है, और इस सब को अगर आप जोड़ते हैं तो जो 5-7 रुपये का डिफरेंस आता है वो 1 रुपये लगभग PMGSY सड़क का है, और ट्रांसपोर्टेशन है कंपनियों का, उसमें कमीशन है, और डीलर का कमीशन है, ये सब करके है। जब नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई, इससे पहले जो सरकारें हुआ करती थी, जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब डीजल का रेट बढ़ता था तो वो हमेशा बढ़ाने की बात करते थे, अगर घटता था तो भी यथावत ही रहता था। लेकिन नरेंद्र भाई जी की जो सरकार आई उन्होंने नया पॉलिसी लेकर के आया कि नहीं, अगर रेट घटता है तो रेट घटेगा, रेट बढ़ता है तो रेट बढ़ेगा, ये पॉलिसी में चल रहे हैं। आज की तारीख में आप देख सकते हैं कि किसानों की जहाँ बात है, डॉक्टर साहब की जो सरकार थी पहले, एक बार ऐसे ही हुआ था कि तेल बहुत बढ़ गया था, ऋण पुस्तिका लेकर के उनको अनुदान देने का 5 रुपये 4-5 रुपये का काम हुआ था डॉक्टर साहब के समय। तो ये किसानों की बात है। आज ये बात कर रहे हैं डीजल महंगा है, आप पड़ोस के राज्य में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में, यहाँ से 4.5 रुपये डीजल वहाँ सस्ता है उत्तर प्रदेश में। तो अगर केंद्र सरकार जो वैट टैक्स कर रही है तो पूरे राष्ट्रीय स्तर का है, वहाँ वैट टैक्स कम है यूपी में, तो यहाँ जो है, यहाँ प्रदेश में 8 रुपये ज़्यादा है, अपना टैक्स से कम कर लें, 4 रुपये कम बता रहे हैं, अपना वैट टैक्स से कम कर लें, क्या दिक्कत है? 8 रुपये ज़्यादा है यहाँ से। यहाँ पर पुरंजय मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई जो टैक्स के तौर पर आप ले रहे हैं उस टैक्स को कम क्यों नहीं कर देते? वैसे भी जो भार पड़ रहा है इतना, 30-31 रुपये का जो मामला है उसको कैसे कम नहीं किया जा सकता है? क्या अड़चने हैं? देखिए, अभी बात ये हो रही है कि अभी जो 10 रुपये बढ़ा है जी, अचानक, इस बीच तो राज्य सरकार ने कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, इस बीच राज्य सरकार का कोई टैक्स नहीं बढ़ा। ये जो हल्ला हो रहा है अभी डीजल पेट्रोल, तो रियायत तो दिया जा सकता है ना? नहीं, रियायत जो पहले से टैक्सेशन है जो लागू है, जिस पर अर्थव्यवस्था पूरी निर्धारित है, या अचानक जो है सेंट्रल सरकार को कौन सी आफत आ गई कि सेंट्रल सरकार ने बढ़ा दिया, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है। आप तुलना करके देख लीजिए ना, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे चैनल वाले हैं, कि मनमोहन सिंह सरकार में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या रेट था और क्या बिक्री हुआ अपने देश में, और आज की डेट में जब से नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कम है और यहाँ ज़बरदस्त महंगा तेल बिक रहा है। जी, जवाब दीजिए पुरंजय जी, जवाब दीजिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बढ़ा है, वैट टैक्स तो बढ़ा नहीं, टैक्स तो सरकार बढ़ा ही नहीं, जो रेट बढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसी पे ये हुआ है, ऐसा कोई वो विषय नहीं है। आप तो योजनाएं एक से बढ़कर के एक ला रहे हैं, लेकिन धरातल पर उसका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से नहीं होता है, क्या वजह मानते हैं? नहीं, देखिए, हमारी सरकार जो है ये इनकी फोकस इसी बात पर है कि सभी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे सही हो। उसके लिए स्वयं सहायता समूह और जो शासन के जो अमला हैं, इनके माध्यम से ये कार्य करवाने का निर्देश है, और किसी भी स्कीम का या किसी भी योजना का सफलता उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, उस क्षेत्र की जनता
पर डिपेंड करता है। अगर उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, उस क्षेत्र की जनता, उस क्षेत्र के कर्मचारी अगर उस पर फोकस नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से ये योजना जो है विफल हो जाएगा। सरकार किसी की भी हो, योजनाएं उसी पर डिपेंड करता है। अगर ये इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, योजनाओं को संचालित कर रहे हैं, फिर आप क्यों लगातार इनके खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं? किसानों को देखिए कहाँ कहाँ क्रश किया गया। छत्तीसगढ़ बन गया। छत्तीसगढ़ जब बना तो जो सरकार आई उनका एक स्कीम आ गया कि धान खरीदेंगे लेकिन पानी में बोथ बोथ के खरीदेंगे, एकड़ में 5 कुंटल, मतलब किसानों को परेशान करने वाला बात हुआ। फिर हम लोगों की उस समय जो चुनाव हुआ 2003-4 में आया तो हम लोगों ने मैनिफेस्टो दिया किसान का जो धान है हम लोग 100% खरीदेंगे, और हेक्टर में 35 कुंटल का स्कीम हुआ और करीब करीब वो खरीदा भी गया। 15 साल लगातार उसको लाया गया। लेकिन 15 साल की सरकार थी और उसमें कुछ कमियां रही होंगी, जो भी होगा। विपक्ष एक नया स्कीम लेकर के आया, नया बात लेकर के आया कि भाई हम 25 रुपये किलो का पैसा देंगे आपको, और बहुत सी योजनाओं को बताया इन्होंने। तो पब्लिक जो है इन्हें हम लोगों को रिजेक्ट किया, बीजेपी को रिजेक्ट किया और कांग्रेस को स्वीकार किया। आप तो इन्होंने जब किसान को बोला कि 25 रुपये किलो हम देंगे धान का पैसा, तो ये थोड़ी बोले थे कि 4 आना फगुआ खेल लीजिएगा, 4 आना राखी बांध लीजिएगा, 4 आना दिवाली मना लीजिएगा, यही बोले थे? नहीं बोले थे। ये बोले थे कि 25 रुपये किलो धान का हम पैसा देंगे। तो ये बात का हो गया। अब ये कह रहे हैं कि अभी ये किस्त में ले लीजिए, अभी ये किस्त में ले लीजिए। अरे भैया, आपको अगर दिलेश जी अगर 100 रुपया दिया जाए, उसको 5-5 रुपये फिर किस्त में रिटर्न कीजिए तो वो पैसा किसी काम का नहीं होता है। तो आपको जो किसान का हक है वो इधर उधर का बात छोड़ दीजिए। सरकार में है आप, है ना, तो आप उनको फंड का व्यवस्था कीजिए, किसान को पैसा दीजिए। ये किस्तों में ही क्यों? वायदा तो ऐसा नहीं किया गया था। नहीं, वायदा हमने ये नहीं कहा था कि हम आपको एक मुश्त देंगे, ये भी कहाँ वायदा था। नहीं, वायदा ये 25 था कि हम रुपये 25 रुपया किलो खरीदेंगे, लेकिन उसका पैसा साल हमने भर में कहा था कि हम फिर आपको उसका एक पैसा मुश्त साल देंगे। भर में देंगे हम। नहीं, ऐसा भी तो आपने नहीं नहीं, कहा था। हमने ये कहा था कि हम 25 रुपया किलो धान आपका खरीदेंगे। हम 25 रुपया आपको दे रहे हैं, 18 रुपया कुछ पैसा हमने आपको तत्काल दिया। वो तो केंद्र का रेट, केंद्र का था, और केंद्र ने ही बाधित किया था ना 25 रुपया देने में। देखिए क्या है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहुत से ऐसे स्कीम हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और बहुत से ऐसी व्यवस्था है जो केंद्र पर आधारित रहता है राज्य सरकार का। बहुत से ऐसे मद हैं, जैसे मनरेगा का मद है, आप मान लीजिए GST का पैसा है, एजुकेशन के पैसे हैं जो सेंट्रल से आते हैं। सेंट्रल पर प्रभावित राज्य सरकार का रहता है, आधारित रहता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है और सेंट्रल सरकार को देना है। तो सेंट्रल सरकार ने बाधित किया किसानों के डेवलपमेंट के लिए। छत्तीसगढ़ में ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अभी मोदी जी एक नया स्कीम खोले हैं, गरीब कल्याण रोजगार योजना, छत्तीसगढ़ को उससे बाहर कर दिए। तो आपने तो पहले ही कहा था चुनाव में कि हम रोजगार देंगे, रोजगार के लिए छत्तीसगढ़ की युवाओं को रोना हम नहीं रोजगार पड़ेगा। देंगे, हम रोजगार दे रहे हैं। कहाँ, कैसे? हमारी जो रोजगार देने की जो वैकेंसी है आ रही है, धीरे धीरे हम रोजगार, अभी हम मनरेगा में अभी मनरेगा में हमारा 26 लाख मजदूर काम किए हैं मनरेगा में, ये कोरोना टाइम में, और हम भारत में अव्वल हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर रोजगार आप देते तो सीएम हाउस के बाहर फिर आग में क्यों झुलसने पे मजबूर करते? देखिए, जो विरोध करने वाले हैं, जैसे हमारे पुरंजय मिश्रा जी अभी बोल रहे हैं कि फगुआ मना रहे हैं तो राखी बंधवा रहे हैं, मजबूर तो इनको विरोध करना है। और ये नहीं कह रहे हैं कि ये मोदी जी को नहीं बोल रहे हैं कि बीजेपी के हैं, ये भी छत्तीसगढ़ के हैं। तो कहने का मौका तो आपने दिया है ना। 9 सांसद हैं यहाँ बीजेपी के, 11 में से एक भी सांसद नहीं बोल रहा है कि गरीब न्याय योजना में छत्तीसगढ़ को शामिल किया जाए। क्यों? किसान को देखिए मनोरंजन का साधन मत बना लीजिए। आपने जब घोषणा पत्र लागू किया था तो आपने ये नहीं कहा था कि सेंट्रल से हमको पैसा मिलेगा तो हम पैसा देंगे। आपने कहा था कि हम 25 रुपये किलो धान का व्यवस्था करेंगे और पैसा देंगे। वो तो जाहिर है वो देंगे, लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि हम किस्त में देंगे। वो नहीं, वो ऐसे नहीं चलेगा। और केंद्र सरकार जो पैसा देती है वो राष्ट्रीय स्तर पे उसका नियम कानून होता है। छत्तीसगढ़ की अलग है, मध्य प्रदेश की अलग है, यूपी के लिए अलग है, ऐसा बात नहीं है। जो केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है वो राष्ट्रीय स्तर पे पैसा, उनका रेट निर्धारित है और वो पैसा मिलता है।
जिस समय आप घोषणा पत्र बना रहे थे, पढ़े लिखे लोग हैं आपके, जो पार्टी में बड़े बड़े जानकार लोग हैं, देश को 50 साल वो लोग भी जैसे तैसे खींच खाच के चलाए हैं। तो जब आप बना रहे थे घोषणा पत्र, उसमें आपको सोचना चाहिए था कि क्या कहते हैं, पैसा कहाँ से आएगा, व्यवस्था कहाँ से होगा। तो आप तो उस समय नहीं कहते कि हमको अगर मोदी जी नहीं देंगे तो भैया हम नहीं सकेंगे। उस समय तो कहते हैं वोट ले आओ, वोट दो चाहे जैसे दो अब की बार। तो ठीक है, आपके बात को जनता स्वीकार की, हमको रिजेक्ट की, आपको स्वीकार की। तो आपने ये नहीं कहा था, आपने कहा था कि हम जनता को 25 रुपये किलो धान का पैसा देंगे और आपको देना चाहिए। और उसके अलावा ये तो आप नहीं कहे थे, वो जो 2 साल बोनस पुराना, जो 2 साल पुराना बोनस का मामला है, उसको तो आप नहीं कहे थे। उसको भी आप कहते कि सरकार बनेगा भैया तो हम दे देंगे, कहीं नहीं दे रहे हैं। दूसरा विषय आप ये बताइए, आप अभी धान खरीदी हुआ, ठीक है, चलिए आप किस्तें में पैसा दे रहे हैं, जो व्यवस्था कर रहे हैं, चलिए। आप सोसाइटी में जाकर के यहाँ कोऑपरेटिव में देखिए, सुबह से बेचारा गांव का किसान 9 बजे आया है, बिल्कुल शाम को 5 बजे तक धूप में खड़ा रहता है। कोरोना के नाम पे पुलिस डंडा फटकारती है और मारती है उनको कि भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, और शाम को उनका कैशियर कहता है कि पैसा खत्म हो गया, चले जाइए। तो अगर ठीक है, संवेदनशील हैं आप, सरकार के जनता के प्रति संवेदनशील आपको होना चाहिए। आप जो खरीदी करते हैं, सब जगह खरीदी केंद्र खोले हैं ना, तहसील में चलगली है, आपका बरती है, रामनगर है, बसंतपुर है, सब जगह है। तो पैसा बांटने का भी व्यवस्था उसे कीजिए ना भाई साहब, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं हो सकता ऐसा व्यवस्था? वाकई में ये समस्याएं देखने को मिली थी और पिछले बार हमने दिखाया भी था। जवाब दीजिए। देखिए, ये बैंकिंग व्यवस्था है, खरीदी तो हर सेंटर में अलग अलग है, लेकिन जो बैंकिंग व्यवस्था है, अभी हमारे मिश्रा जी बोल रहे हैं, ये 15 साल कहाँ गए थे? तो सुदृढ़ 15 साल में क्यों नहीं 10 बैंक खोल दिए? हमारी तो 1.5 साल की सरकार है, अभी 15 साल ही बिल्कुल विकास को इन्होंने छत्तीसगढ़ में ब्रेक कर दिया था 15 साल में। 25 रुपए किलो धान खरीदने की बात आपने कह करके किसानों से खूब धान कमवाया और आपने खरीदा भी, लेकिन उसका सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, टाइम पर अगर किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा है तो इस पर सरकार क्या कदम उठा रही है? आपने कभी एज ए ब्लॉक अध्यक्ष कभी इस समस्याओं को आपने वहाँ तक पहुँचाया? बिल्कुल। और देखिए, अभी जो बात आ रही है कि कोऑपरेटिव में भीड़ होता है, भीड़ होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग, पुलिस वाले कहीं किसी को मारपीट नहीं किए। पुलिस वालों ने व्यवस्था दिया, प्रशासन ने व्यवस्था दिया कि हर सोसाइटी का डे घोषित कर दिया जाए कि आज बरती कला का पेमेंट, एक उदाहरण बता रहा हूँ, मंडे को तो वाड्रफ नगर का, ट्यूसडे को बसंतपुर का, उस अगले दिन रघुनाथ नगर का अगले दिन, मतलब उन्होंने व्यवस्था दिया था। चूंकि भीड़ हो रहा था और अभी कोरोना जैसे संक्रामक बीमारी, हम सब खुद डिस्टेंस बना के बैठे हैं, ये उदाहरण है। तो भीड़ में कहीं अगर एक आदमी भी संक्रामक घुस गया तो कहीं 25, 50, 100 आदमी को लपेट लिया तो बहुत दुर्गति हो जाता। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग को पालन कराने के लिए थोड़ा सख्ती जरूर बरते होंगे और बरतना भी चाहिए, क्योंकि भीड़ तंत्र एक ऐसा होता है, उसमें कोई नहीं देखता है, तो इसीलिए वो तो जरूरी था। लेकिन समाधान भी तो जरूरी है सर। नहीं, समाधान पेमेंट हो रहा है। अब आज देखिए, अब थोड़ी सी जो शुरुआत दौर में था, तो किसी भी पेमेंट में आप शुरुआत देखिएगा तो भीड़ अचानक बढ़ जाती है। आज की तारीख में देखिए, अब धीरे धीरे सारे किसान लोग पेमेंट अपना ले जा रहे हैं, कहीं वैसी बात नहीं है। और ज़रूरत पड़ेगा तो जैसे अभी मान लीजिए कुछ दिन के बाद रघुनाथ नगर ब्लॉक होने वाला है, तहसील भी हो रहा है, ज़रूरत पड़ेगा तो रघुनाथ नगर में एक बैंक खुल सकता है। क्या कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बना सकते जिसके उस व्यवस्था के जरिए बहुत आसानी से कृषकों को पेमेंट किया जा सके? आप एज ए अध्यक्ष कुछ सोचते हैं, कुछ क्रिएटिव ऐसी कोई योजनाएं बनाई जा सकती हैं सहूलियत के हिसाब से? जरूरी नहीं है कि बैंक के थ्रू या बैंक कहीं पे स्थापना कर दिया जाएगा, वही बैंक के थ्रू, और भी तो कुछ माध्यम क्रिएट किए जा सकते हैं। देखिए, इस मैटर पर चर्चा होती रहती है बड़े नेताओं से, चूँकि ये हम लोगों से बहुत ऊपर लेवल की बात है, हम लोग इस बात को पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उसमें क्या है कि कई ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, जैसे कि पिछले दफ़े आप देखेंगे कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा गांव में VLA या क्या VLE इनके माध्यम से अपन गांव में ही दिलवा देते थे। उसमें क्या हुआ? उसमें इतना गांव वालों का पैसा दुरुपयोग हुआ कि अंगूठा लगवा के जो VLE थे अनायास पैसा उन लोगों का खा लिए। तो देखिए, एक्सपेरिमेंट होता है,
लेकिन उसका जब रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट इसका ठीक से नहीं आ रहा है, तो सरकार फिर सोचने लगता है कि नहीं ये किसानों को ठीक है सही सर, पेमेंट नहीं ठीक मिलेगा। है, ये समस्या आपने कही है, समस्या दिख भी रहा है, लेकिन आप ब्लॉक के अध्यक्ष होने के नाते कभी आपने कलेक्टर साहब से इसके बारे में डिस्कशन किया, इसके बारे में आपने बातचीत किया? जनता आप पर उम्मीद जताती है कि भाई ब्लॉक के मुखिया होने के नाते, चूंकि सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, तो कलेक्टर से, उच्च अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए कि कोई सकारात्मक पहल हो। निश्चित तौर से हम लोगों जैसे स्थानीय प्रशासन में एसडीएम से इस बात को हम लोगों ने कहा कि भाई जो किसानों की जो वितरण की व्यवस्था है, जो अपना जो पैसा खाता से निकालने आ रहे हैं, इसको सिस्टम बनाइए जिसमें कि किसानों को परेशानी न हो। तो इनके पास जो व्यवस्था था, इन्होंने सिस्टम बनाया भी था। हालांकि ये बात एक दिन हल्ला हुआ, चक्का जाम वगैरह करने के लिए भी कुछ किसान निकल आए थे। हालांकि हम लोग को बाद में जानकारी हुआ कि किसान बाहर आए और फिर प्रशासन के लोग पहुँचे और उसको फिर लोगों को शांत किए और एक सिस्टम बना दिए। सिस्टम बनाने के बाद कोई विरोध नहीं हुआ, उसके बाद कंटिन्यू चलता रहा। और अगर किसी को पेमेंट नहीं मिलता या किसी को तकलीफ होता, तो ये बात हम लोग तक सामने कभी नहीं आया। हम लोग ये देखते रहे कि भीड़ है, सिस्टम से जा रहे हैं, आ रहे हैं लोग, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि मुझे कम पैसा मिला या हमारा पैसे का दुरुपयोग हो गया, ये किसी ने आज तक सीखा। यहाँ पर पुरंजय जी मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा उनका फीडबैक जानते हैं, आखिर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आखिर मुस्कुराना आपका विषय वो नहीं है। बात ये है कि देखिए, इन्होंने भी आरोप लगाया कि 15 साल की सरकार जो है पूरे डेवलपमेंट को ख़त्म कर दिया। ऐसा बात नहीं है। जब डॉक्टर साहब 2003-04 में शपथ लिए थे, छत्तीसगढ़ का बजट 5,000 करोड़ रुपए का था और उसको इस 15 साल में बढ़ा करके 1 लाख करोड़ पहुंचाए थे, 95,000 करोड़। वो पैसा मतलब क्या इतना बजट आया तो राज्य सरकार में काम भी तो हुए। आप इसी वाड्रफनगर में आप देखिए 2003 तक, अब कह रहे हैं डेवलपमेंट को रोक दिए, तो तब मैं बोल रहा हूँ नहीं उस विषय को। 2003 तक इस पूरे वाड्रफनगर में 3 से 4 हाई स्कूल थे। आज उसको मतलब 27 से 29 हाई स्कूल के बीच में डेवलप करके ले जाया गया है। विषय वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब जो इन्होंने बताया, लेकिन विषय ये है कि भाई किसान का बात है, उसमें मेरा देखिए सुझाव है। हाँ, उसमें मैंने वकील साहब अपना बात कहे, लेकिन देखिए जैसे कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव सरकार धान खरीदती है। अब धान खरीदती है तो पैसा जाहिर है कि बैंक के माध्यम से ही होगा। और बैंक हैं यहाँ, और बैंक हैं, उनसे टाई अप हो, उनका कियोस्क सेंटर पूरे इलाके में चलता है, उसमें करप्शन का विषय तो नहीं है। आधार कार्ड से लिंक रहता है, उसमें करप्शन का विषय नहीं है। तो और जो बैंक हैं और दूसरे काम उनसे हो भी रहे हैं, जैसे मनरेगा पेमेंट कियोस्क सेंटर के सारे बैंकों से हो रहे हैं, सारे बैंकों से हो रहा है। तो पैसा उनके माध्यम से कीजिए। जैसे कोरोना आया, ठीक है, ये राष्ट्रीय विश्व स्तर की समस्या है, लेकिन उससे निपटने का भी तो तरीका है। कियोस्क सेंटर के माध्यम से लोगों को पैसा बंटवाइए आप, क्या दिक्कत है? ये जो कोऑपरेटिव बैंक है, मूलतः वो किसानों का ही बैंक है। जहाँ तक हमारे मिश्रा जी बोल रहे हैं कि दूसरे बैंक के माध्यम से वहाँ पेमेंट कराया जा सकता है, हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो किसान पर आधारित बैंक है कोऑपरेटिव, वो मूलतः किसानों का ही बैंक है। हमको उसको भी आगे बढ़ा के रखना है। बैंकों का पेमेंट का बात है कि दूसरे बैंकों से किया जा सकता है। ये मिश्रा जी का भी जो बात आया है सामने, किया जा सकता है, सकारात्मक बात है ये। उस पर चूंकि जनता के हित की बात है, तो इस बात को हम लोग ऊपर भी पहुंचा सकते हैं। चूंकि हमारी सरकार है, हम बड़े लोगों से बात कर सकते हैं, कलेक्टर के माध्यम से, अनुभागीय अधिकारी एसडीएम के माध्यम से भी हम लोग इस बात को ऊपर बढ़ा सकते हैं कि इसको क्यों ना और बैंकों को जिम्मेदारी दी जाए, धान खरीदी का जो भुगतान, चूंकि भीड़ हो रहा है इस कारण से। लेकिन अभी वो स्थिति वाड्रफनगर में नहीं है। 2-4 दिन आपको दिखा होगा भीड़, उसके बाद तो समय नहीं, भीड़ तो खैर काफ़ी दिनों से है। बहरहाल वक्त का तकाजा है, वक्त की कमी है हमारे पास, ज़्यादा देर तक हम बातचीत नहीं कर सकते। खास मेहमान मेरे साथ मौजूद थे। इन दोनों मेहमान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मेरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये बहस आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा, ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, लाइक के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके अपनों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। बहरहाल ये भी कहूँगा कि अगर अभी तक आपने डीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाएंगे तो उसका पहला वीडियो जब अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचेगा। बहरहाल कैमरामैन शिवम पटेल के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।